बात भारत के विभाजन के पहले की है। वर्ष था 1943, दिन था 3 अक्टूबर और स्थान लाहौर और उसमें डॉक्टर बर्निंग का नर्सिंग होम। एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। पिता को पता चला तो दौड़े दौड़े चले आए, लेकिन डॉक्टर ने दरवाजे पर ही रोक दिया। कहने लगे बेटी बाई है तो पहले उसको उपहार देना होगा। उल्टे पांव दौड़े, जौहरी की दुकान पर पहुंचे और एक सोने का जड़ाऊ सेट लाकर बेटी के सामने रख दिया और बेटी के दीदार किए। ऐसा उन्होंने उपहार दिया कि जीवन भर कभी लक्ष्मी की कोई कमी इस जो हमारी हस्ती है उस पर नहीं हुई। पिताजी क्योंकि स्टेज शो ऑर्गेनाइजर थे, बचपन ही कलाकारों के साथ बीता। जद्दन बाई की बिटिया नरगिस, जो कि एक जानी मानी हस्ती है, अनवर हुसैन, वो इनको खिलाते थे, इनके साथ खेलते थे जब स्टेज पर परफॉर्मेंस हो रही होती थी। तो बचपन से ही कलाकार बनने की जो बात थी इनकी रगों में समा गई और एक बहुत ही उम्दा कलाकार बनी। लेकिन इन्हें तो कुछ और भी बनना था। मां सरस्वती की आराधना और उसके फलस्वरूप लेखिका बनी, कविताएं लिखी, कहानियां लिखी, लेख लिखे और इतना ही नहीं, बहुत खूबसूरत नृत्यांगना भी बनी, नृत्य में पारंगत हुई। तो 3 चीजों का संगम इस व्यक्तित्व में हुआ, सुंदरता का, संपन्नता का और साहित्य का। तो आज के इस रचना कार्यक्रम में हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो हैं वीणा विज उदित। तो आइए इनसे मिलते हैं। वीणा जी, हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि साहित्य के जगत में आज आप एक सशक्त हस्ताक्षर हैं, लेकिन हर काम की कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। जब आपने पहले अपनी कोई रचना बनाई होगी, चाहे वो कविता हो चाहे कहानी हो, वो याद तो कभी भी रहती है, कभी भूलती नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी रचना थी और उसकी कुछ लाइनें अगर हमारे दर्शकों से आप साझा कर सकें तो बहुत खुशी होगी। बिल्कुल, मैं वही आपको सुनाऊंगी कि मैं सबसे पहले कविता के क्षेत्र में गई, मन से अंदर से। फिर 1959 की बात है कि मैं एक बरखा की फुहार देख रही थी और उसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, तो वो मैं आपसे साझी करती हूँ। इरशाद। सरगम देती मस्त हवाएं, ताल मिलाती घनघोर घटाएं, श्यामलता का रंग बिखेरे, आज पधारी आंगन मेरे। पहली बरखों फुहार हाई, कोमल भावों को उभार लाई, भीगा यौवन लाज से ताके, किसने लूटा राह में आके। खेल खेल जाए लट उलझाए, पानी की बूंदिया बाल भिगाए, आज हुई चिर आशा पूरी, अब तक थी जो हमें दूरी, बादलों की पालकी पे सवार आई, सावन की पहली बरखा फुहार आई। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर लयकारी है इसमें और एक फ्लो है जिसको कहते हैं कविता का। तो जब आपने ये पहले पढ़ी होगी या किसी को सुनाई होगी तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का? छोटी सी उम्र थी, 15 साल की, और जब मैंने ये कविता सुनाई तो उन्होंने कहा आप इसको कॉलेज मैगजीन में दो। किनको सुनाई? मैंने अपने कॉलेज में सुनाई। हम 10th पास करके 11th के लिए उस ज़माने में 4 इयर्स कोर्स होता था, तो फर्स्ट ईयर में थी मैं। तो हिंदी डिपार्टमेंट की जो हेड थी वो आई मेरे पास, और मिसेस भागी, और उन्होंने कहा कि आप इसे कॉलेज मैगज़ीन में दीजिए। तो मुझे इतना प्रोत्साहन मिला, मुझे लगा मैंने कुछ 4 लाइनें लिखी हैं और इनको इतनी पसंद आई। तो फिर मैंने कॉलेज मैगज़ीन में दी, तो उन्होंने कहा आप ये लिखते ही रहिए, और जो सिलसिला शुरू हुआ तो आज देखिए चल रहा है। और आज की कविता
उस कविता से थोड़ा भिन्न हो चली है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, अनुभूति और सौंदर्य ही साहित्य है और कविता उसमें समाई हुई है। तो कवि त्रिलोचन कहते हैं कि कविता वही है जो कुछ समझ आए और कुछ ना समझ आए, जिसको समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े, फिर वो आपकी दोस्त हो जाती है। और विदेश में तो, यूरोप में ये हाल है कि जिसे कविता सुननी पसंद नहीं है उसे कहते हैं ये संस्कार विहीन है। तो वहाँ पर कविता तो बहुत ज़रूरी है, यह हृदय के कोमल भावों को बाहर लाती है। तो सोनेट शिल्प होता है। तो होता क्या है कि कविता एक होती है काव्य रूप में, एक होती है शिल्प रूप में। तो सोनेट शिल्प में होती हैं 14 लाइनें, 8 पहले ही पहलू में 8 लाइनें आती हैं और दूसरे पहलू में 6 लाइनें, जिसमें आके आपकी बात पूरी हो जाती है। सोनेट शिल्प की एक कविता का आपको उदाहरण देती हूँ, मयूर मन। मन चाहे बाहों में तेरी बदल जाए पिघल, मन चाहे बाहों में तेरी बदल जाए पिघल, सांसें घुले तेरी सांसों में हो जाऊं शिथिल। तेरी चाहत में डूब मनवा तुम बिन हुआ है पागल, आंगन तेरे अगर तेरे इश्क की जलाती बनकर दावा नल। आसमां बन जाए लहराता प्यार भरा आंचल, सागर से झूम कर मिलूं तट से निकल, धरणी की तपिश हर लूं बनकर बादल, बांध लूं मुट्ठियों में भाग्य की चाल चपल। ये हो गया पहला पहलू, इसमें 8 लाइनें हैं जी। और दूसरे पहलू में आएंगी 6 लाइनें, जिसमें वो बात पूरी हो जाएगी। बढ़ आई सांझ की डोली गगन लोहित इस पल, बढ़ आई सांझ की डोली गगन लोहित इस पल, झलती मृग तृष्णा प्यार तिरोहित इस पल, छलती मृग तृष्णा प्यार तिरोहित बिंजल, तुमको ना पा संग होती जब मदन गंध से पागल, तुमको ना पा संग होती जब मदन गंध से पागल, प्रज्वलित हो जाती उर्मे विरह की बड़वा नल। शुभ्र चांदनी जाने घूट में पी जाऊं गरल, शुभ्र चांदनी जान एक घूट में पी जाऊं गरल, अटखेलियां नादानियां करता मयूर मन चंचल। ये सोनेट शिल्प की बिल्कुल ठीक कविता है। सो हम भावात्मक रूप में भी, काव्य रूप में और शिल्प रूप में भी कविता को पेश करते हैं। वीणा जी, एक बात बताइए, जो पहली आपकी कविता थी वो प्रकृति से प्रेरित थी और उसमें एक लय थी, लेकिन ये जो आपने बात बताई ये एक तकनीक की है। जो अंग्रेज़ी में जो कविता होती है इसमें सोनेट आता है, जो आपने खुद भी बताया कि वो 14 लाइनों का होता है, लेकिन इस कुदरती से रंग से इस तकनीकी पक्ष तक आने के लिए किसी का तो दिशा निर्देशन रहा होगा, ज़रा उसके बारे में बताइए। अब आपने छेड़ी ये बात कि किसी का प्रभाव तो होगा ही। जी हाँ, बहुत प्रभाव है। मैं बहुत पढ़ती थी। अपने स्कूल के दिनों में मैंने स्कूल की लाइब्रेरी पूरी पढ़ ली थी और आज तक उस स्कूल में, मैं 50 साल बाद उस स्कूल में गई हूँ तो वहाँ एक अकेला मेरा ही नाम लिखा हुआ है, जो है वीणा मैनी, जिसने सारी लाइब्रेरी पढ़ी। तो ऑफिस में टंगा है ये। तो मैं पढ़ने का शौक़ शुरू से था और मेरे अचेतन मस्तिष्क में कितने ही शब्द हैं जिन्होंने जाके अपना घर बसा लिया, डेरा बसा लिया, और आज उस घर के दरवाजे में से निकल कर मेरी कविताओं में वो समाते जा रहे हैं, चलते आ रहे हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि वो बसे हुए हैं वहाँ पर। आज के कंप्यूटर से आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, पर मतलब हमारे जो पढ़ना होता है ये हमारा शब्दों का खजाना बहुत ही समृद्ध कर देता है। सो अब ये कवि त्रिलोचन का मैंने आपको बताया, तो ये भी सोनेट शिल्प में लिखते थे। कवि त्रिलोचन जी ने ही मुझे सोनेट का ज्ञान दिया है और अज्ञे जी का मेरे काव्य जो रचना है उन पर बड़ा असर है, उनका बहुत असर है। बाकी मैंने बच्चन जी को पढ़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ा, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सबकी कविताएं पढ़ी, पर जैसे थोड़ा थोड़ा सबका मुझे मिलता गया और मैं आगे बढ़ती गई। वीणा जी, एक बात ये बताइए, एक तो ये आपका हो गया कि आपने बहुत पढ़ा और उसका प्रभाव पड़ा, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि परिवार में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो आपको इस और प्रेरित करते हैं और आपको इसका मार्गदर्शन करते हैं और कहीं कहीं आपकी रचनाओं को संवारते भी हैं? मेरे नाना जी चकवाल में श्री भगत राम जौली थे, वो लिखते थे। और आई.एस. जौहर का नाम आपने सुनागा, जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जाने माने राइटर फिल्मकार थे। थे। जी हाँ, फिल्मकार थे। तो वो भी लिखते थे और फिल्म फेयर में उनका एक बकायदा कॉलम आता था, क्वेश्चन आंसर का होता क्वेश्चन था। आंसर हाँ, कॉलम, बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम था। और उसके बाद ससुराल में जिनका प्रभाव पड़ा वो थे सुदर्शन फाकिर जी, जो मेरे नंदोई थे। हाँ, बहुत ही जाने माने सुप्रसिद्ध गजलकार, शायर और गजलकार गाया है उनको। आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा बस खुदा देगा। जी जी जी, तो कितनी सच्चाइयाँ छुपी हैं इसमें। सो उन्होंने ही मेरी पहली किताब सन्नाटों के पहरेदार को जांचा, परखा और देखा और संवारा, और मेरी काव्य की लंबी उम्र के लिए अपनी नेक ख्वाहिशें भी दिखी। सो परिवार में भी मुझे थोड़ा बहुत ये एक वरदान सा मिला हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। ये जो हमने बात की, आपने शुरू में प्रकृति के ऊपर लिखा और उसके बाद फिर आपने जो है वो सोनेट, जो शिल्प है आपने 14 लाइनों वाला, तो आज जिस मुकाम पर आप पहुंची हैं उसमें आपकी कविता कहाँ पर आप पहुंची है? कोई आज की जो आपकी कविता हो जो समकालीन परिस्थितियों का जिक्र करती हो, उसकी कुछ लाइनें अगर हमारे जो दर्शक हैं उनको आप सुनाएं तो बहुत खुशी होगी। मैं आपको बता सकती हूँ, आज समाज में हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है, जैसे कोई एक रिक्शे वाला जा रहा है तो मैं उसके भी विचारों को देखती हूँ, उसके चेहरे की लकीरों को पढ़ती हूँ, तो मैं सोचती हूँ इसके अंदर कितनी थकान है, तो ये कैसे रिक्शा चला रहा है। एक काम वाली बाई घर में आती है, जवानी होती है उसके शरीर में, पर उसका चेहरा मुरझाया होता है। तो एक मेरी कविता है झील सी खामोशी, तो मैं आपको उसकी 4 लाइनें सुनाती हूँ कि ये जब गुर्बत में होते हैं, गरीबी में होते हैं, तो एक जवानी भी जो है वो एक सहम सी जाती है और बर्फ से ठंडक लिए रहती है। बिल्कुल, तो जवानी वाली कोई बात नहीं होती उसमें। हाँ, तो उसके ऊपर मैं आपको इसकी 4 लाइनें सुनाती हूँ। जी। झील सी खामोशी, यह उम्र और यह बर्फ सी ठंडक सी बोली, ये उम्र और ये बर्फ सी ठंडक सी बोली, समेटे है तूफान अंतर में ये झील सी खामोशी। जी। खोजते हैं इन कसी भवों और मृत पाए मुख पर, छिपी कोमलता, सहजता, भोलापन, मासूमियत, शरारत से खिलखिलाता, मंत्र मुग्ध करता, उल्लासित हो सारे घर को झकझोर में लपेटता, भीगी खामोशियों को खिले बागों में बदलता, सीरती दीवारों कमरों में फैले सन्नाटे को तोड़ता, अपार जन समूह में अपना अस्तित्व निखारता, अंग प्रत्यंग में चंचलता की लहरों का सागर जोड़ता। वो बांकपन, वो चुलबुलापन क्यों थम गया है? क्यों थम गया है? किस खामोशी की तूफान में बह गया है? क्यों घुटन में पनप रहा है व्यथा की गाथा लिए? तुम में छिपे खामोश तुमको ही अब ढूंढते हैं हम। बहुत खूब वीणा जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अभिव्यक्त किया है अपने विचारों को। देखकर एक ऐसी लड़की को जो जवानी की दहलीज पे है और लग नहीं रही। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने इन पंक्तियों को सराहा होगा और इसका भरपूर आनंद उठाया होगा। शी इज़ अ मल्टी फैसेटेड एंड मल्टी टैलेंटेड पर्सन। मैं बताना चाहता हूँ उनकी शख्सियत इसमें भी उभर के आएगी कि वो कैसे ओपिनियंस लेते हैं और कैसे अपने आप को सुधारते हैं और अच्छे ओपिनियंस को एक्सेप्ट भी करते हैं। जब उनकी बुक बन रही थी ज़िंदगी के कदम, तो उन्होंने कहा कि बेटे मैंने ना ये ज़िंदगी के कदम एक बुक लिखी है, कंपाइल की है, ये टाइटल उसकी ये लिखी है। तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा जी अगर आपको ठीक लगे और पब्लिशर को ठीक लगे तो इसको आप अगर कदम ज़िंदगी के करें तो उसका मेयार जो है वो बेटर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यस ये बिल्कुल ठीक है, बड़ी एंथुसियास्टिकली उन्होंने कहा कि मेरे को तो बिल्कुल ठीक लगा है और आई विल टॉक टू दी पब्लिशर। एंड देन फाइनली जो किताब बनी उसका नाम कदम ज़िंदगी के ही बना। तो इसमें उनकी एक शख्सियत का पहलू ये भी पता लगता है कि वो कैसे एक अच्छा ओपिनियन जो है उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको क्रेडिट भी देते हैं। 5-6 वर्ष पहले एक समारोह में वीणा जी के साथ परिचय हुआ, तो उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि जिस
महिला लेखिका को मिल रहा हूँ। वे सिर्फ कवित्री ही नहीं, कहानीकार भी हैं। कहानीकार ही नहीं बल्कि एक कलाकार हैं, क्योंकि उससे पहले इनकी कहानियाँ पढ़ने का मौका मिलता रहा। पर इनके साथ संबंधों की गहराई तब आई जब पिछले दिनों इनका एक कहानी संग्रह छापने का मौका मुझे मिला। कहानियाँ पढ़ीं तो यूँ लगा जैसे कि उनकी कहानियाँ जीवंत कहानियाँ हैं, क्योंकि कहानी की पहली शर्त जो है वो समाजोन्मुखी होना होता है। समाज के बीच जिस यथार्थ ढंग से ये अपनी कहानियों के पात्रों को उकेरती हैं और उनको व्यक्त करती हैं, उससे इनका अनुभव दिखाई देता है। समाज के बीच फैला हुआ संतरास, यातनाएं, दुख, दर्द और ख़ास तौर पर स्त्री जाति के बीच इस तरह की जो स्थितियां हमें अक्सर मिलती हैं, सामना करना पड़ता है, उनको इनकी कहानियां व्यक्त करती हैं। दर्शकों, ये तो था वीना जी का एक वो पहलू जिसमें वो हमारे साथ एक कवित्री के रूप में बातचीत कर रही थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि वो एक सफल कहानीकार भी हैं, लेखिका भी हैं। आइए उनसे बातचीत करें, उनकी कहानी के बारे में जानें और समझें। वीना जी, कहानी लिखने के लिए सबसे पहली बात होती है कि कोई चीज़ आपको आपके मन में और तीस उठाती हो और आपका मन कहता हो कि इसके बारे में बात लिखी जाए, कही जाए। तो वो कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो आपके मन में वो एक लहर पैदा करती हैं और आप कहानी की ओर प्रेरित होती हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने गुलशन जी। मेरा कहानी लेखन जो है मेरे आसपास फैली हुई, बिखरी हुई ज़िंदगियों से निपटा हुआ है, क्योंकि हम अपने जीवन में जहाँ जी रहे होते हैं वहाँ बहुत कुछ बीत रहा होता है जो कि हम एक छोटी सी बात से समझ जाते हैं, और वो छोटी सी बात जब दिल को आके लगती है और आपके भीतर फैली एक दार्शनिकता और एक कहानी का माहौल बनता है, तो आप एक ऐसी कल्पना में चले जाते हैं जहाँ पे आप उस जीवन पे छा जाते हैं और वो कहानी का रूप धर लेते हैं। तो कहानी के लिए आपको एक विशेष बात का और एक टॉपिक का वो रहता है ख्याल, हाँ, चयन करना होता है। तो जैसे मेरी एक कहानी है तुरपाई में एक पहाड़ी लड़की की कहानी है जिसके साथ की सामाजिक अरूपताएं फैल रही हैं और वो उनसे बचना चाहती है। तो वो कहती, मेरे जिस तरह फटा कपड़ा है उसकी तुरपाई कर दो। कौन करेगा तुरपाई? इसी तरह से जब कोई डॉक्टर बन जाती है और कहती है कि मैंने शादी नहीं करनी है, या किसी कार्य क्षेत्र में एक लड़की बढ़ जाती है और फिर वो कहती है कि मैं जब सफलता पाती हूँ तो मैं किससे साझा करूँ, तो कोई अपना ढूंढती है वो। माफ़ करना वीना जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। दरअसल जो बात आपने शुरू में कही कि हर व्यक्ति के इर्द गिर्द कुछ होता तो हम सबके इर्द गिर्द कुछ है, लेकिन साहित्यकार की एक प्रतिबद्धता होती है समाज के प्रति। वो उन मुद्दों को उठाना चाहता है जो वो चाहता है कि समाज में जो एक कुरूपता है वो दूर हो और लोग सुधरें। तो वो कौन से मुद्दे हैं, बनिस्बत कि ये जाने कि आपके इर्द गिर्द ये घटना घटी और आपने लिख दिया? वो तो एक आम आदमी की बात होगी। आप साहित्यकार हैं, आपकी प्रतिबद्धता है समाज के प्रति, तो उन विषयों के बारे में अगर आप बात करेंगी तो हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। और हम जी हाँ, भ्रूण हत्या या बांझपन, या आप जैसे समाज में फैले हुए विसंगतियाँ, और एक नारी के स्वाभिमान का टॉपिक कि वो चाहती है कि मुझे भी नारी जीवन तो मैं बिता रही हूँ पर मेरी भी कुछ अपेक्षाएं हैं, उसको भी समाज समझे। सो मतलब कुछ ये पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और कुछ जो हमें निराश करती हैं, जैसे कि आजकल वो यौन शोषण वगैरह हो रहे हैं, उन पर भी कहानियाँ मेरी टिकी हुई हैं। कुछ प्रकृति के ऊपर भी हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि आप सिर्फ भारत में ही नहीं रहती, आप विदेश भी जाती रहती हैं। तो जो मुद्दे आपने गिनवाए उनमें एक ज्वलंत विषय इस बात पर का भी है कि विदेशों में जो समलैंगिकता है या गे मैरिजेज है, क्या आपने उस पर भी कोई कहानी? जी हाँ, समलैंगिकता के ऊपर मैंने धुएं की लकीर लिखा है और उसका वो काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। और इसके अलावा विदेश में जब बच्चे जाते हैं
तो उनके पीछे उनके माँ बाप आते हैं, फिर उनके साथ अगर बुरा सरोकार बुरा सलूक होता है तो वो आके माँ बाप किस भावनाओं से आके दुखित होते हैं, क्योंकि उनकी जो भी उन बच्चों से अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो उनके ऊपर भी बदलते रंग है, जिसके ऊपर मेरा एक रेडियो प्ले भी मैंने लिखा है। और एक औरत के मन की भावनाएं हैं जिसके ऊपर कि वो पूरी उम्र लगी रही कि मैं कुछ बन जाऊं और ना बन पाई, तो लाल ड्रेस सुनहरे जूते भी है। इसी तरह से हमारा पंजाब जो है वो विदेश की ओर रुख कर रहा है, तो उस विदेश जाने में कितनी कठिनाइयाँ हैं और वहाँ जाके उनको क्या मिलता है, शह और मात या मोह भंग, ऐसी कहानियाँ हैं जो कि आपको बताती हैं स्वर्ण हिरण कि जैसे राम स्वर्ण हिरण के पीछे भागे थे, तो वो तो सीता के लिए भागे थे, ये तो वैसे ही स्वर्ण हिरण के पीछे भागते हैं कि वहाँ से हम पैसा कमा के लाएंगे। तो ऐसी कहानियाँ ये आज के ज्वलंत विषय हैं जिनके ऊपर कि मैं लिख रही हूँ। वीना जी, एक और ज्वलंत समस्या है और वो है विवाहेतर संबंध, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, और मीडिया में इसका बहुत जिक्र है। इस पर भी क्या आपकी कोई कहानी है? जी हाँ, कोहरे के पार मेरी कहानी जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के ऊपर है, और ठहराव में भी है कि एक औरत को ख्वाब में लेके पति अपनी पत्नी से क्या अपेक्षाएं कर लेता है। सो ये सारे टॉपिक मैंने इनमें डिस्कस करे हैं कहानियों में। वीना जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप समाज के अंदर जो विसंगतियाँ हैं उनको लेकर हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ अपना संबंध जोड़ती हैं। ये तो रही कहानियों की और आपकी कविताओं की बात, लेकिन हर जो लेखक होता है उसके पीछे एक प्रेरणा होती है, और सुनते तो हम ये आए हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल औरत होती है, लेकिन यहाँ पर तो बात उलट साबित होनी चाहिए कि आप एक सफल लेखिका हैं, तो क्या आपके पीछे आपके जो पति हैं उनका सहयोग रहता है? पति के सहयोग के बिना तो पत्नी कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए ना, घर भी संभालना है आपने, बाहर भी जाना है और लिखना भी है, और लिखने के मूड का तो कुछ पता नहीं होता कि किस समय मूड आ जाए, वो आधी रात भी हो सकती है और दिन का समय भी हो सकता है। तो उन्होंने मुझे पूरा समय दिया, सहयोग दिया, जहाँ कहीं मैं गई हूँ मेरे साथ गए हैं। सो उनका सहयोग मेरे साथ हमेशा बना रहा है। वीना जी, आपके साथ साथ हमारा पूरा दर्शक वर्ग भी आपके पतिदेव को धन्यवाद कह रहा है। आप ये बताइए कि कहानी कविता के अलावा आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी हैं। आपने रेडियो पे और टीवी पे कौन कौन से नाटक या सीरियल किए? मैंने यहाँ 1983 में जब मेरे बच्चे कुछ बड़े हो गए तो अचानक सुरेंद्र साहनी जी से मुलाकात हुई एपीजे स्कूल में। उन दिनों मैं थोड़ा पढ़ा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप दूरदर्शन आ जाइए, और वहाँ से नाट्य सम्राट से मेरा पहला नाटक था, पहली टेक में ही ओके हुआ, तो उन्होंने कहा आप अब ज्वाइन कर लीजिए। तो उसके बाद मैंने कोई 90 के करीब तो मैंने कर लिए हैं सीरियल्स और ड्रामा, और उसके बाद 5-6 फिल्में करी, 5 पंजाबी की फिल्में करी, जैसे पुरजा पुरजा कट मरे सुरेंद्र साहनी जी की थी, तो उसमें मैंने उनके साथ काम किया, गुगुल उपासना सिंह जी के साथ। फिर खेड मुकदरा दे दारा सिंह वगैरह थे, उनके साथ काफ़ी लोग। और असी तेरे की लगदे, उसमें मेन रोल था, वो दिल्ली के सरस्वती मंदिर की तरफ से था। फिर पंछी में मेहर मित्तल जी या शर्मा वगैरह थे। वीना जी, आपका जीवन कुछ ऐसा रहा है कि आप काफ़ी समय कश्मीर में रहती हैं और अक्सर वहाँ पर फिल्म की शूटिंग होती रहती है। जी हाँ। तो आपका संपर्क इन अभिनेताओं से और अभिनेत्रियों से भी होता होगा, तो कौन कौन से लोग हैं जो आपके संपर्क में आए और कैसे कैसे मौके आपको मिले? जी हाँ, मेरा जीवन बहुत ही ग्लैमर वाले संसार से वाबस्ता रहा है, जुड़ा रहा है, क्योंकि राज कपूर जी के मेरे पति श्री रविंद्र कुमार विज से बहुत दोस्ती थी। राजेश खन्ना भी हमारे घर पहुंचते थे और वहाँ बच्चों के साथ खेलते थे। ओम प्रकाश जी छोटा भाई मानते थे, सुनील दत्त जी, धर्मेंद्र, शशि कपूर जी, इन सब के साथ बहुत ही आपस में हम लोग का आना जाना सब आप देखेंगे कि तस्वीरों में है। वीना जी, आपने शुरू से लेकर आखिर तक अब तक हमारे दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दी, इसके लिए मैं दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।